नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। पूरे देश के लोग कह रहे हैं कि अमित शाह की इस दुर्गति से अगर कोई सबसे ज्यादा खुश होगा तो योगी आदित्यनाथ है। प्राइम मिनिस्टर बनने की इच्छा उनकी बहुत दिनों से है। मोदी जी जितना मीडिया को देते, विज्ञापन को देते, उससे ज्यादा पैसा उत्तर प्रदेश ने खर्च कर दिया। कमाल कर रखा है। उत्तराखंड में एक हारा हुआ विधायक है, धामी, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। और उत्तराखंड में भ्रष्टाचार की इतनी कहानियां कभी नहीं हुई जितनी धामी के टाइम में हो रही हैं। कहानियां सामने नहीं आए तो बंदे ने 1,000 करोड़ रुपए गोदी मीडिया को बांट दिया। जिस राज्य में पलायन ज्यादा हो, जिस राज्य में बेरोजगारी हो, वहां 1,000 करोड़ गोदी मीडिया को बांट दिया। राशिद जहीर से मैंने पूछा कि इस नौजवानों के डर से जब मोहन भागवत डर गए, जब अंबानी ने लात मार के अमीश देवगन जैसे पत्रकार को निकाल दिया, क्योंकि नौजवान समझ रहे थे कि अब ये नफरती हिंदू मुसलमान करने वाले लोग मीडिया में दिखने नहीं चाहिए। जो पिटाई हुई जंतर मंतर पर, उससे कपकपी सबकी चढ़ गई है। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। चलते हैं राशिद जहीर से बहुत तीखी तीखी बात करने के लिए। पूरी बात जरूर सुनिएगा। राशिद जी, आपसे बातें करके मजा तो आता है मुझे, लेकिन पिछले दिनों जब बातचीत कर रहे हैं तो आपके शेर कम सुनाई पड़ रहे हैं। और मुझे आपसे बातचीत में जब तक आपके दो चार शेर ना हो ना, तब तक बातचीत अधूरी रहती है। तो भैया, आज की बातचीत में चूंकि इतने याद है ना, अगर मुझे इतने शेर याद हो तो मेरे जितने दर्शक हैं, मेरे और दीवानगी उनकी बढ़ जाए। तो मुझे याद ही नहीं होती हैं। एक लाइन याद होती है, अगली लाइन गायब हो जाती है। एक्टिंग करता हूँ कुछ कुछ मूवी में तो उसके डायलॉग याद करने में ही पसीने छूटते हैं। लेकिन मैंने कहानी पढ़ी थी राशिद, उसमें ये था कि एक राक्षस की जान तोते में थी। लोग बड़ा मारने की कोशिश करते थे, राक्षस मरता ही नहीं था। फिर किसी ने बताया कि भाई ये मरेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी जान तो तोते में है। तो फिर तोते पे हमला किया गया और राक्षस बिलबिला गया। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उसका इस कहानी से कोई मतलब नहीं है। खामखाम भक्त लोग डंडा लेके मुझ पे सवार हो जाएं। बड़े बड़े भक्तों ने कहा कि ये काकरोच पार्टी तो तिलचट्टे हैं, हिट करेंगे मर जाएंगे। ये क्या नौजवान, ये जिनको लगता था कि 2014 में भारत आज़ाद हुआ, ऐसी महान सांसद कंगना रनौत ने कहा कि लड़की तो बदचलन है, शराब पीती हैं, नशा करती हैं, करेक्टर ऐसे, यानी क्या क्या लड़कियों के लिए कहा। शराब पीना करेक्टर की निशानी है, ये बात मुझे अभी भी इन भाजपा नेताओं से ही पता चलती है। क्योंकि पुरुष शराब पीता है तो शायद कभी करेक्टर लेस बताया नहीं जाता। मैं खुद ड्रिंक्स लेता हूँ, मैं खुद शराब पीता हूँ, तो मुझे तो कभी ऐसा सर्टिफिकेट लगा नहीं कि भैया शराब पीना कोई गुनाह है। मुझसे एक जने कह रहे थे कि तुम बड़े हिम्मत के संग कह देते हो, लोग पीते हैं तो जिक्र नहीं करते। मैंने उनसे कहा, मैं लखनऊ के पत्रकारों में सबसे कम पीने वाला इंसान हूँ, महीने महीने और ड्रिंक्स नहीं लेता हूँ, पार्टी में क्या। लेकिन मैं बातें करने में कोई संकोच नहीं करता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी में दोहरा चरित्र ना हो। जो आप करते हैं ना, उसको आप कहने का हिम्मत रखो, वरना करो ही मत। तो मैं दोहरे चरित्र वाली ज़िंदगी जीता नहीं हूँ। तो साहब, कंगना रनौत जी ने लड़कियों के लिए इतना कह दिया। उनको लग रहा था कि ये जैन जी जो हैं ये कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन चंदा चोरी का ध्यान हटाने के लिए अभिजीत को प्रदर्शन की अनुमति भी दे दी, वरना प्रदर्शन से पहले ही उनकी टांगे वांगे तोड़ दी जाती। लोगों को लगा कि भाई अगर ये थोड़े बहुत छात्र हैं, ये क्या करेंगे, धरना देंगे तो चंदा चोरी की खबरें टीवी चैनल से हट जाएंगी। लेकिन पता नहीं था ये छोटी सी चिंगारी एक दिन धर्मेंद्र प्रधान को ले डूबेगी। अब यहाँ तक तो मामला सही था, लेकिन उस कहानी के पात्र की जगह लोगों ने कहा कि इनकी जान कहाँ है। तो पता चला इनकी जान तो नागपुर में बसती है। तो नौजवान पीढ़ी ने मनुस्मृति को लेकर, मनुवाद को लेकर, ब्राह्मणवाद को लेकर हमला बोला। और मैं तो बहुत पहले से कहता रहता हूँ कि भाई, ब्राह्मणों का कॉपीराइट है क्या कि हर जगह वही छाएंगे? आरएसएस के चीफ ब्राह्मण क्यों हो? क्या ठेका ले रखा है क्या? पिछड़ा दलित की बात करते हैं तो कोई पिछड़ा या कोई दलित मोहन भागवत की जगह कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं क्यों नहीं हो सकता? आज तक संघ में रज्जू भैया को छोड़ दिए जो ठाकुर थे, उसके अलावा हर संघ प्रमुख ब्राह्मण हुआ है। तो जब इस जैन जी ने नवश पे हाथ रखा, तोते पे हाथ रखा, तो सब बिलबिला गए। तोते खुद डर गए। तोते ने कहा कि अगर ये जैन जी का रुख इधर नागपुर की तरफ हो गया, नागपुर में बड़ा प्रदर्शन हो ही गया था, तो मामला खटाई में अब पड़ जाएगा। तो मोहन भागवत जी ने एक प्रायोजित कार्यक्रम रखवाया। अब संघ छात्रों और नौजवानों से संवाद करने में जुट गया है।
और इस कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा ये जैन जी और उससे नीचे वाली पीढ़ी जो है जैन अल्फा, ये हमसे ज़्यादा ईमानदार है। जिस जैन जी को ये लोग भटका हुआ बता रहे थे, बिगड़ा हुआ बता रहे थे, मोहन भागवत कह रहे हैं ये हमसे ज़्यादा अक्लमंद हैं, हमें इनसे सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री को इन नौजवानों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि मुझे माफ़ कर दो बच्चों, मेरे होते हुए तुम पे लाठी चल गई, तुम पे पैलेट गन चल गई, बिहार में AK-47 चल गई, मैं तुम्हारी पेपर लीक रोक नहीं पाया, मैं तुम्हें नौकरी दे नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दो। उल्टा वो कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, जाओ बच्चों जाओ। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेकिन आज मुझे मोहन भागवत का डर देखकर अच्छा लगा। मुझे लगा संघ को समझ में आ गया कि ये जो नौजवान पीढ़ी है ये बहुत ज़्यादा हिंदू मुसलमान में फंसती नहीं है। जैसे तुमने यहाँ मंदिर बनवा दिया, वहाँ मंदिर बनवा दिया, यहाँ मस्जिद तोड़ दी, वहाँ भगवा फहरा दिया। अब ये नौजवान पीढ़ी मुझे ये सब करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मैं नौजवानों से बड़ा संवाद करता हूँ, बच्चों से बड़ा संवाद करता हूँ, मेरे अपने बच्चों को दोस्तों की तरह मानता हूँ, दोस्तों की तरह रहते भी हैं मेरे बच्चे मेरे साथ, और उनके दोस्त भी जितने हैं वो भी सब मेरे संग दोस्तों की तरह रहते हैं, चाहे बेटी के दोस्त हो, बेटी की सहेलियाँ हो या बेटे के दोस्त, सब मुझे दोस्तों की तरह व्यवहार करते हैं, तो मैं उनसे बात करता रहता हूँ। 99.9% लोग, बच्चे, नौजवान पीढ़ी इन सब चीज़ों से नफरत करती है जो आप मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान इन पे बहस करते हैं। जरा राशिद तसल्ली से बताओ सोच के, मोहन भागवत का ये जो प्यार उमड़ा है नौजवानों पे, क्या ये डर है? ये क्या इस संकेत इस बात का है कि बात धर्मेंद्र प्रधान पे नहीं रुकेगी, बात अब अमित शाह के इस्तीफे पर ही रुकेगी? और अगर अमित शाह का इस्तीफे की बात हुई तो फिर क्या सरकार बच पाएगी? मोहन भागवत आखिर डरे इतना तो क्यों डरे, क्या लगता है? संजय सर, बिल्कुल आपने नफ्स पर हाथ रख दिया और आपने इनके डर को पहचान लिया। तो वो डर क्यों है, क्या है और क्या हो सकता है, हम कुछ डॉट्स मिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन चूंकि आपने एक शेर की बात कह दी थी तो बहुत एग्जैक्ट तो सिचुएशन पे साबित नहीं होगा, लेकिन वो तोते की जान और ये जो कही आपने, उससे मुझे मैं एकदम सोचने लगा। मैं एकदम, शायरी ऐसी होती है जब मौका होता तो अपने आप निकल जाता है, लेकिन जब आपका हुक्म होता है तो पूरा का पूरा शरीर के हर ऑर्गन लर्जे में आ जाते हैं। फिर मैं सोचता हूँ सर का हुक्म है। तो एक शायर है पाकिस्तान का, उसने कहा सर कि इश्क का दस्तूर अजीब है मोहसिन, ये इश्क का दस्तूर अजीब है मोहसिन, जो इसको जान लेता है ये उसकी जान लेता है। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। तो अब एक्चुअली बात ये है कि तोते की जान, जो आप कह रहे हैं तोते में, हुआ ये है कि मोदी एंड अमित शाह एंड कंपनी, ये तो सर अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए परेशान हैं, लेकिन मोहन भागवत और आरएसएस वो किसी और चीज में उनकी जान है। वो जान क्या है? वो जान ये है कि इन लोगों ने 100 वर्षों की मेहनत के बाद इस काम को किया था जो गुजरात की मुंजलपुर सीट और बांकीपुर की सीट, उन दोनों के रिजल्ट ने, हालांकि एक में भाजपा जीती है, एक में भाजपा हारी है, लेकिन दोनों में सेम बात यह है कि जिस वर्ग को इन्होंने धार्मिक पशु बनाने की कोशिश की थी, आरोप के मुताबिक, मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे बुद्धिजीवी कहते हैं, जिस जिस पूरी पट्टी को इन्होंने गोबर पट्टी बनाने की कोशिश की थी, अकॉर्डिंग टू MP ऑफ द साउथ रीजन, मेरी बात नहीं है ये, वो पूरी की पूरी पट्टी अचानक हुआ यूं कि अभिजीत द्वीप के दलित और नारेबाजी कर रहा है पंडित। अब तो तुकबंदी भी लगने लगी है, मुझसे माफी चाहूंगा। आपके कहते के साथ ही शायरी की जो बात आपने कही, तो मेरे मुंह से निकला कि अभिजीत द्वीप के तो कर रहा था उसका संचालन, और नारे वहां पंडित और ठाकुर और बनिए लगा रहे थे। बस ये वाला सिनेरियो ही समझ में नहीं आता। दे कांट डाइजेस्ट दिस टाइप ऑफ द फीलिंग्स। बस उनके समझ में यही बात नहीं आई कि ये क्या हो गया। हम 80-20, 85-15 पे करे हुए थे, ये 85 में ही टुकड़े हो रहे हैं। आपने कहा कि कोई बनाया नहीं उन्होंने अपना कार्य, सरकार ने वहां कोई अपना हेड बनाया नहीं। इन्होंने क्या नहीं बनाया जनाबे मन, मंदिर में भी कोई नहीं बन पाया। अनमनु ईश्वरती के तो मैं हमेशा पढ़ता ही रहता हूं, जिसको ये अपना संविधान समझते हैं। तो ये बोले कि यार ये मोदी के यार जो है अमित शाह जी के चक्कर में ये तो हमारी पूरी हंडिया ही बिखेरे दे रहे हैं। 100 बरस से मेहनत की हमने,
तो मोहन भागवत के सामने पॉलिटिकल सर्वाइवल नहीं है अभी, ये 2-4 सीटों का ऊपर नीचे, धर्मेंद्र प्रधान ऊपर नीचे ना। वजह यह है सर कि उनकी पूरी की पूरी जो मेहनत 100 बरस की थी वर्गीकरण करने की, वो खत्म हो गई। जो अपर समाज सन 80 से लेके सन 52 से लेके इनके साथ था, वो अभिजीत दीप के उसके नारों पर वाहवा कैसे करने लगेगा? ये वाला सीन इनके समझ में नहीं आ रहा है, और यही वजह कि इन्होंने जो कांग्रेस जनता पार्टी की तो की है बुराई, लेकिन जैन जी को बोल रहे हैं वो कि साहब इनको तो अपनी तरफ लाना है। अभी मैं सुबह इत्तफाकन एक वीडियो देख रहा था, मैं श्योर नहीं हूं दोपहर में कि वो अभी की है या पहले की है। एक जैन जी के बच्चे ने ये कहा मोहन भागवत से कि आपने 52 बरस अपने यहां पर झंडा क्यों नहीं फहराया? अब बात यह है कि जब मोहन भागवत से सवाल अब करने लगे हैं, तो मोहन भागवत जैसे समझदार व्यक्ति भी जवाब कुछ और देने लगे हैं। जब प्रियांक खड़गे ने पूछा कि लाओ जरा मसौदा तो दो, कहां पर रजिस्टर्ड हो, क्या आया क्या गया, कुछ तो बताओ। मदरसों में घुस करके चार दीवारी कूद करके जब ले रहे थे सारी बातें, तो अपना भी बता दो। तो उनके ऊपर इल्जाम लगने लगे, और फिर कहा ये कि हिंदू धर्म का कोई प्रमाण मांगता है। गोया के हिंदू धर्म और आरएसएस एक है। ऐसा कैसे हो सकता है? हिंदुइज्म, अरे हिंदुइज्म को जिस दिन जान गए ना, तो फिर समझ ही नहीं, कुछ कुछ जानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम तो हिंदुत्व के आड़ के पीछे आए हो। तो वहां पर इन लोगों ने ये किया सर कि वहां उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब जब जवाब नहीं दिया है तो आरएसएस की चिंता सबसे बड़ी ये हो गई सर कि यार ये लोग इकट्ठे हो कैसे गए, हमारा कहीं रजिस्टर उस बच्चे का मैं पूरी बात कर देता हूं अपनी। तो उसको जवाब दिया कि भाई ऐसा है, पंडित नेहरू ने 1933 में एक लगाया था, फहराया था झंडा, वो अटक गया था। उस जमाने में ऐसी सुविधाएं नहीं थी, तो एक लड़का 40 फुट चढ़ करके वो गया, उसने खोल दिया वो झंडा। तो वो जो लड़का था वो स्वयं सेवक संघ का कार्यकर्ता था। हम झंडे के लिए अपनी जान दे देंगे, बिल्कुल सही बात है। हम आपकी जान नहीं लेना चाहते, हम चाहते ये हैं कि इस झंडे में, इस संविधान में विश्वास रख करके अपने आप भी तिरंगे, मतलब तिरंगे के अंदर तिरंगे में हो जाओ। ये जवाब तो दिया नहीं कि क्यों नहीं फहराया। इस तिरंगे के तीनों कलर से भी उलझन थी संविधान सभा के सामने उस जमाने में। जब वो लोग बैठे थे, ये वहां पर भी उलझन में थे, जब संविधान के निर्माता बैठे थे। तो उस बच्चों को जवाब नहीं दिया। अब गालिबन वो आज ही की प्रेस उनका संबोधन का था या पहले, ये तो मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन ये वीडियो है, ये कंफर्म बात है। तो जवाब इन सवाल इनसे कुछ और होता। तो इनकी चिंता सर ये है कि हमने जो हंडिया चलाई थी, ये एक साथ हो कैसे रहे। जब तक ये जातियों में नहीं बटेंगे, जाति इन द सेंस हिंदू मुस्लिम करेंगे, मतलब उनको इकट्ठा करेंगे। अब ये जो हुआ ये कि मायावती के और काशीराम जी के और अम्बेडकर के अनुयायी जब करने लगे हैं वहां पर, ये तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। अपने यहां भी नहीं बनाया इन्होंने कुछ आज तक, तो वहां पर इकट्ठे हो गए। तो इनकी सबसे बड़ी दिक्कत जैन जी से यही है कि ये इकट्ठे ना हो जाए। इकट्ठे होंगे तो हमसे सवाल करेंगे। अच्छा जैन जी है बिल्कुल यो हनी सिंह को पसंद करता है। शाहरुख खान ने एक मर्तबा बुलाया, वो ये उन्हीं की बात बता रहा हूँ, हनी सिंह की जब बात आ गई है तो, हनी सिंह को, और कहा कि मेरी फिल्म में एक गाना लिखना आपको। तो हनी सिंह बोला कि यार ये बड़ी अजीबोगरीब बात है, वो शाहरुख खान ने बुलाया तो मेरे पे बर्डन हो गया। जैसा भी सर आपने कहा शेर सुना दो तो बर्डन हो जाता है। तो वो हुआ यूं कि शाहरुख वो सोचने लगे वो कि शाहरुख खान की पर्सनैलिटी को रख करके उन्होंने सोचा कि नया कैसा क्या क्या गाना लिखूं। उसने फिर सोचा कि मैं हूं हनी सिंह, मुझे शाहरुख खान ने बुलाया है, हनी सिंह को बुलाया है, मैं अपने तरह से कोई काम करूंगा। तो जैन जी को ये कितना भी समझा लें, जैन जी तो अपने हिसाब से बात करेगा, उसकी समझ में नहीं आएगी बात इनकी, चाहे कुछ भी कर लें ये। और वैसे भी अब जैन जी पढ़ा लिखा आदमी है, दुनिया भर के सामने आ चुके बच्चे हैं, वो नई बातें आ गई है, नफरत का स्कोप उनमें है भी नहीं। ये जंतर मंतर पे हमने देखा, पूरे देश ने देखा। और सर एक बात तो देखिए, आप भी सोचकर खुद भी बता सकते हैं, क्या 2 महीने पहले ऐसी स्थिति थी, मैंने खुद एक प्रोग्राम बनाया कि धर्मेंद्र प्रधान जिस दिन इस्तीफा दे देंगे, समझ लेना मोदी जी खत्म हो जाएंगे। ये मेरे शब्द थे। बिल्कुल सिनेरियो 2 महीने पहले कोई यकीन ही नहीं कर सकता था कि धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले लेंगे, लेकिन आ कोई नहीं तो मान गया सकता। ना, हाँ पिंजरे में जी। आ गया शेर, आ गया ना। हम्म, तो ऐसे ही दूर की कोड़ी मुझे अमित शाह भी लग रही है, हम्म। लेकिन जैन जी के आगे नहीं रुक पाएंगे आप। और इसी जैन जी का सहारा लेते हुए देखिएगा आप देश के लोग क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी का इलाहाबाद का आपको पता चल ही गया कि वहां की परमिशन फिर हटा रहे हैं, वो वहां पे इकट्ठे होने वाले हैं सारे के सारे लोग इलाहाबाद की धरती पे, चूंकि इन्होंने कोटा में देख लिया, देहरादून में इनके हाल खराब है। अगर इतनी ज्यादा परेशानी नहीं है, अभिजीत अभिजीत दीप को एयरपोर्ट पे परमिशन दे देते हो,
तो राहुल गांधी का भी दे दो परमिशन, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, कहीं जैन जी इकट्ठा ना हो जाए। तो ये इनको प्रॉब्लम है, इनकी दरअसल धरोहर लूट गई सर, ये है उस धरोहर को लूटने इकट्ठा करने के चक्कर में है ये जी। तो दूसरी सबसे बड़ी समस्या तो इस बार अमित शाह को लेकर हो गई है। अमित शाह के लिए आज हाउस में अध्यक्ष ने पूछा, हाँ विपक्ष से क्या पूछना चाहते हैं, विपक्ष ने नारे लगाया अमित शाह कहाँ, अमित शाह कहाँ है। अमित शाह से ज्यादा अध्यक्ष जी घबरा कर तुरंत सदन स्थगित कर दिया। दूसरा, इनकी सरकार की सबसे ज्यादा नाक में दम कर रखी है। नाक में दम कोई संजय ही कर सकता है, चाहे संजय राउत हो, संजय शर्मा हो या फिर संजय सिंह हो। तो संजय सिंह को भली जेल भेज दिया, लेकिन उनके तेवर तो कम होते नहीं। संजय सिंह ने ट्वीट किया है कि मैंने सरकार से पूछा छात्रों पर चलाए गए आंसू गैस, पैलेट गन, AK-47 का बजट कितना था। गृह मंत्री को सदन में आके बताना चाहिए। यूपी के सीतापुर में बच्चों को ऐसा खाना परोसा गया जो हम जानवरों को भी नहीं दे सकते। अब ये मुद्दे संजय सिंह उठा रहे हैं कि साहब ये जो लाठियां चली, ये जो पैलेट गन चली है, जो AK-47 चली, छात्रों को पीटने का बजट कितना था। अब बताइए, और अमित शाह कहाँ है? क्या हो गया अमित शाह को? मतलब इतना डर के पीछे पूरा देश सकते में योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई आदमी खुश नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ तो बोले, एक मेरा मित्र है वो बड़ा उस पीठ से जुड़ा हुआ है, मुझे बता रहा था कि तांत्रिक क्रियाएं विरियाएं, तो मैं कहा भाई मैं तो इन सब चीज़ों को मानता नहीं। बोले देख लेना, जिसने पीठ की तरफ, गोरख पीठ की तरफ देखा वो तबाह हो गया। आज उसका फोन आया मेरे पास, बोले देखा गोरखनाथ पीठ का मतलब, आंख दिखाने का मतलब क्या देख लिया ना, अमित शाह का क्या हाल हो रहा है। तो यार ये अमित शाह को हो क्या, कि डर क्यों है यार? इस्तीफा देना ही पड़ा तो इसमें डर की क्या बात है? तो अमित शाह तो बहादुर आदमी है, जेल वेल भी हुआ है, तो एक बार इस्तीफा देना पड़ जाए तो इतने डरे क्यों है? क्यों नहीं आ रहे हाउस में, जवाब क्यों नहीं दे रहे? हमेशा पूरी सरकार उनके पीछे खड़ी होती थी, इस बार खुद ही गायब हो गए वो। सर अमित शाह के इस्तीफे की बात जब आप कर रहे हैं तो इसके बारे में तो मैं जवाब दूंगा, लेकिन मुझे एक बात दिमाग में आ गई। CK जाफर शरीफ एक रेलवे मिनिस्टर होते थे कर्नाटक की साइड से, कॉलेजेस वगैरह भी चल रहे हैं। उनके जमाने में एक बार एक रेल का एक्सीडेंट हो गया, तो उनके इस्तीफे की मांग की, जो हमारे यहाँ एक होता भी है उस विभाग के सर्वे सर्वा की। तो वो बोले यार ये एक्सीडेंट तो एक्चुअली ड्राइवर से हुआ था, इस्तीफा मुझसे क्यों मांग रहे हो। तो ये बात बड़ी मशहूर है उनकी। इस्तीफे की बात तो सर ये आ गई सामने। अब बात ये है सर, इस्तीफे की बात का जवाब भी मैं दूंगा, लेकिन मुझे तो दरअसल वहां के जो हमारे सभापति हैं, उन्होंने जो हिम्मत दिखा करके कह दिया हाजिर हो, इंडियन एक्सप्रेस ने छापा ये अमित शाह आए, इस तरह की पूरी लाइन है। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे तो दूसरे ऐसे जगदीप धड़कन धनखड़ धनखड़ दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह का तो इस्तीफा हम ले लेंगे, लेकिन इस बीच ऐसा ना हो कि हमारे ये जो उपराष्ट्रपति जी हैं, इनका इस्तीफे की मसला हो जाए, क्योंकि इन्होंने कह दिया ये वो इस जमाने में रजत शर्मा का आया करता था प्रोग्राम, वो फला आदमी हाजिर हो, ये लगाया करते थे, वो अब भी आता है। मुझे तो पुराने वक्त की बात याद है जब TN शेषन और परमहंस चंद्र ये उस जमाने में रजत शर्मा के ऊपर चढ़ गए थे, हालांकि वो हटा दिए हैं रजत शर्मा जी ने। खैर, तो अब बात यह है सर कि इसका इस्तीफा तो हो जाए, लेकिन दुआ ये भी करो कि हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से कोई इस्तीफा ना मांग ले, क्योंकि उन्होंने अमित शाह को सदन में आने के लिए एक रिक्वेस्ट कर दी है किरण रिजिजू से। एक बात तो है। अब अमित शाह की बात आती है सर, हम बराबर क्या पूरा देश 15 दिन से बात कर रहा है। 20 तारीख से शुरू हुआ है सदन, लगभग आज 5 तारीख है, 6 तारीख है। ये 14-15 दिन की बैठकें हो गई सर, 2-3 बैठकें बची हुई हैं। आखिरकार देश के अंदर 3 लौह पुरुष बताए जा रहे थे। एक तो लौह पुरुष वही थे, वो भी गुजरात से ही थे। फिर लौह पुरुष बताने लगे थे अडवाणी जी को, वो भी गुजरात से थे। और फिर लौह पुरुष बताने लगे इन्हें, तो वो भी स्थिति को फेस कर रहे थे। शानदार काम किया उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं। अडवाणी जी की कोई भी राजनीति हो, लेकिन जबरदस्त काम था। और हमारे सरदार पटेल को तो पूरी दुनिया ही वाकई उनका लोहा मानती है। उस जमाने में सर जब ये बंटवारा हुआ है, उनके तो पूरे रोल जानते हैं ना कि उन्होंने किस प्रकार से भव्य भारत को इकट्ठा कर दिया। आज पूरा भारत जो है आपकी नीतियों की वजह से बिखरा हुआ है। झारखंड से लेके नागपुर से लेके अहमदाबाद से लेके इलाहाबाद तक आप गायब हैं। आप कौन से लौह पुरुष हैं? आप तो विविधाओं में से निकला करते थे। तो पूरा सदन पुकार रहा है। अब हद ये कि हमारे उपराष्ट्रपति जी भी कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको बुला लाओ भाई, समय कम बचा है। लेकिन वो अपने काम में लगे हुए हैं। मैंने आपसे कहा था कि वो पॉलिटिकल सर्वाइवल में है। अभी रिजिजू साहब ने राहुल गांधी जी से मुलाकात की है, शायद परसों की है मेरे ख्याल से, मैं श्योर नहीं, कल सुबह या परसों। तो उसमें उन्होंने, मैं समझता हूं जो मेरी अक्ल है, कि उन्होंने शायद मसौदा बता दिया कि भाई हमारे पास परिसीमन का कुछ जुगाड़ है, तो प्लीज आप आपका रुख जानने आए।
तो मुझे लगता ही है सर कि अब ये बस सिर्फ परिसीमन के समय ही, या वो एफसीआरए का एक बिल लेकर आने वाले हैं, फॉरेन का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसका, उस समय शायद वो आए, लेकिन वो सवालों से अभी तक भाग रहे हैं। देश ने पहली बार देखा कि कितना मजबूत नेता, जिसकी एक आंख इधर करी तो चीफ मिनिस्टर इधर हो गया, एक आंख इधर करी तो चीफ मिनिस्टर इधर हो गया। ऐसा मजबूत नेता जो लगने लगा था, और अधिकारियों के अंदर भी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ने लगी थी, वो विपक्ष के लोगों के सवालों से जो है इस टाइम बहुत ज्यादा परेशान है। राहुल गांधी की परमिशन देने में परेशान है, इकट्ठा 4 लोग हो जाए तो अमित शाह जी परेशान है। इतना ज्यादा बेबस देश के गृह मंत्री को, खास करके अमित शाह जी को, हमने तो देखा नहीं। लेकिन अब ये धीरे धीरे स्लोइंग डेथ है। मेडिकल टर्म में एक शब्द इस्तेमाल होता है, स्लोइंग डेथ। कुछ बीमारियां होती हैं, ये जेनजी वाली बीमारी जो स्लोइंग डेथ की तरह चल रही है, मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी पॉलिटिकल की, लेकिन सोशल डेथ और पॉलिटिकल डेथ ये हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान को भी यही था, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान और अब जो फिलहाल मौजूदा है, सर एक छोटी सी बात और करूंगा, हालांकि इस चीज से इसका ताल्लुक नहीं है, ये शिक्षा मंत्रालय पे आरएसएस बहुत जबरदस्त तरीके से वर्चस्व रखता है शुरुआत से ही, क्योंकि इनको मालूम है कि नई नस्ल की फसल किस तरह से उगानी है। तो सेना के स्कूल भी इनके अंडर में है, मैं उसके बारे में कुछ कहूंगा नहीं। तो इनका शिक्षा मंत्री इनका जरूर होना चाहिए। ये किसी जमाने में केरल में जब मुस्लिम लीग की सरकार हुआ करती थी गठबंधन में, तो उनका एक लॉ बना हुआ था कि 5 मिनिस्टर हमारे होंगे, उसमें से एक वो एजुकेशन मिनिस्टर अपने साथ रखते थे। आरएसएस शुरू से ही स्कूलों की वजह से, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी इतना ही ज्यादा टिपिकल था, क्योंकि वो आरएसएस ही, क्योंकि ये स्कूलों को नहीं छेड़ना चाहते, पाठ्यक्रम चेंज हो गए, सारे जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके रोल चेंज हो रहे हैं। अब सावरकर को पढ़ाया जाएगा, हो सकता है कल को गॉडसे को भी पढ़ाया जाए, क्योंकि सावरकर को ये वहां तो लेकर आ गए थे, जहां हमारे संसद के प्रांगण में गांधी जी हैं, उसके ठीक सामने ही तो सावरकर बैठे हैं, जो चिढ़ा रहे होंगे उन्हें बैठे हुए। तो ये दरअसल बहुत टिपिकल तो लगता है, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन टिपिकल 2 महीने पहले धर्मेंद्र प्रधान भी लगता था। सही बात है, अब तो टिपिकल कुछ भी मोदी, हाँ, असंभव, अब कुछ भी हो सकता है। ये वाकई कुछ भी जो हो सकता आंधी है कि चल रही शाह का है, इस्तीफा इसको भी तो कोई होना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, कोई ये बड़ी बात नहीं। नौजवानों का जी जी। गुस्सा कुछ भी कर सकता है। अच्छा, उधर उत्तराखंड में कांवड़ियों ने कार तोड़ दी थी, वीडियो वायरल हुआ था, और घटना सही थी, वीडियो सही था, तभी पुलिस ने अरेस्ट भी किया था एक व्यक्ति को। अब वो वीडियो इतना ज़्यादा वायरल हुआ, और जैन जी ने किया, ये कहा कि ये है कांवड़िया, ये पूजा पाठ करने जा रहे हैं। कांवड़ियाँ एक नृत्य हो रहा है, महिला नृत्य कर रही है, ठुमके लगा रही है, कांवड़ियाँ उसके अंदर ठुमके लगा रहे हैं, ये भगवान शिव की पूजा करने जा रहे हैं। जगह जगह हिंसा हो रही है, एक जगह से पुलिस वाले ने कुछ कह दिया, उसको दौड़ा रहे हैं, मारो, गाली दे रहे हैं। लोग दहशत में आ जाते हैं, गाड़ी लेके जाते हैं कांवड़ियों को देखकर। उधर आपके पड़ोस में रामपुर का ही एसपी है शायद, इतना नाकारा एसपी है, कह रहा है कि किसी भी मुसलमान वैसे तो गाय काटेंगे नहीं, लेकिन कोई हरामी होगा, ये शब्द थे, इस भाषा को बोलना नहीं चाहिए, कोई हरामी होगा तो उसे हम ठीक कर देंगे। ये इस प्रदेश के आईपीएस की भाषा है। एक सीओ है अनुज चौधरी, वो गदा लेके चलता है। मैं ये बार बार ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जज ऐसे थोड़ी ना घर पे जाते होंगे, खाना खाते होंगे, चाय पीते होंगे, कॉफ़ी पीते होंगे, थोड़ी देर टीवी भी देखते होंगे, थोड़ी देर सोशल मीडिया भी देखते होंगे, तो उन्हें ये दिख रहा होगा कि एक आईपीएस हरामी कह रहा है, ये गाली में देना नहीं चाहिए, लेकिन एक आईपीएस दे रहा है, तो मैं इसलिए इस गाली को रिपीट कर रहा हूँ कि देश के जनमानस को समझ में आ जाए कि इस हद तक ये लोग देश को ले गए हैं कि जहाँ के आईपीएस ऐसी भाषा बोल रहा है, गुंडो, सड़क छाप गुंडों वाली भाषा। वेद प्रकाश उपन्यास शर्मा का उपन्यास आया था, वर्दी वाला गुंडा। मैंने सोचा ये गाय काटने वाला मुसलमान हरामी है, तो गाय काटने वाला हिंदू कौन है? बंगाल में जो नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, ताज़ा तरीन मुख्यमंत्री बने हैं, जो नोट स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए थे, मोदी जी खुद उनकी मजाक उड़ाते थे, और अब तो उनके ला के मुख्यमंत्री बना दिया। उनका स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ था। उन्होंने कहा कि भैया बूढ़ी गाय काट लो ना, याद है ना आपको अभी पिछले दिनों बकरीद पे, क्योंकि बंगाल में गाय का धंधा करने वाली बहुत बड़ी आबादी हिंदुओं की भी है, जो गाय को बाकायदा पालते हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ बंगाल में गाय काटना प्रतिबंधित नहीं है। एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो ऐलान किया था कि साहब मैं बीफ खाता हूँ। अभी ट्रोल हुए 2 दिन पहले कि खुद ही हाउस चलने नहीं दे रहे हैं किरण रिजिजू साहब। अरुणाचल में बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में गाय खाई जाती है, तो वहाँ यमी और यहाँ मम्मी,
यहाँ पे आईपीएस कह रहा है हरामी जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहा है। भाई मोदी जी, आप बिल क्यों नहीं ले आते कि गाय को काटना इस देश में अपराध है, फांसी की सजा हो जाएगी। एक बिल ले आओ ना, अगर गाय के प्रति इतना प्रेम है बिल ले आओ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहना चाहिए कि जिस जिले में जिस सड़क पे गाय दिखाई दी वहां के डीएम सस्पेंड हो जाएंगे। गाय अपने डीएम साहब अपने घर पे रखो, बहुत बड़ा घर है, वरना गाय के लिए चारा के बजट बढ़ा दो। अरे भैया चंदा में चोरी कर रहे हो, एक्सप्रेस वे बनाने में धांधली कर रहे हो, तो इसमें भी कर दो। ये भाषा आईपीएस की, सड़क छाप गुंडों वाली, मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जज को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अगर वर्दी पहनने वाले ऐसे हो गए, गाड़ियों के रंग कावड़ यात्रा के बैनरों से रंगने लगे, एडीजी स्तर के अफसर कावड़ियों पे फूल बरसात करने लगे, उन कावड़ियों पे जिनमें से एक संख्या, मैं सबको नहीं कह रहा, एक बड़ी संख्या इस तरह गुंडों की होती है, कहाँ कानून रह जाएगा। और क्या कि पूरा वायरल हो रहा है, पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है, आईपीएस हरामी कह रहा है, मुसलमानों को गाली देना फैशन हो गया है। क्या कहेंगे आप? सर वाकई बात तो आपने अपने वक्तव्य में पूरी कर दी। ये तो दर्द है, इस दर्द का कहां से मदावा करूं यही सोचा जाता है। लेकिन वाकई जब देश का कोई बंदा परेशान होता है तो उसकी नजर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे जाती है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज भी आपको, हमको और कमजोर तबके को किसी भी संस्थान से, किसी भी जगह से जोड़ा हो, जब उसे कुछ वाकई न्याय की और इंसाफ की उम्मीद होती है तो नजर भर के वो देखता तो है, और वहां से कुछ फैसले ऐसे आते भी हैं सर, इस बात को सभी मानेंगे, कि जो वाकई हमारा कभी कभी सीना चौड़ा कर देते हैं। लेकिन उस पर्याप्त मात्रा में हम थोड़ा प्यासे रह जाते हैं जितनी हमें प्यास है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब जही रही बात सर प्रशासन की, तो इनकी स्थिति यह है कि 5 मिनट की नमाज इनको सड़क बाधित करती हुई दिखती है, और यहाँ करोड़ों अरबों खरबों रुपए का कारोबार बाधित है। स्कूल, संस्थान, दुकानें सब बंद हैं, है ना। लोग जो हर रोज रोजी रोटी करते हैं रोजाना की, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रोड सारे बंद हैं और इनके होश बिगड़े हुए हैं। और अब अधिकारियों की बात तो यह है कि हम सुनते हैं, मेरे पास कोई प्रमाण तो है नहीं, ये जितनी भी नियुक्तियां हो रही हैं ये कौन कौन सी शाखाओं से होती हैं, कौन कौन से आश्रमों से होती हैं, हमारे पास शुभ होती है, हम सुनते हैं बस कि जी ऐसा होता है। कहते तो ये है कि नहीं, हम, हमारा कोई मतलब नहीं है, हम तो बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, हमारा तो कुछ है नहीं। लेकिन हर चीज में पेवस्त है ये, हर चीज में पेवस्त है, और यही वजह है कि इन लोगों ने समझ लिया है। लेकिन एक वर्ग जिसकी बात आप कर रहे हैं, मैं उस वक्त मैंने खबर भी बनाई, बल्कि 4 PM ने चलाई थी, वहां वो लेडी थी एक्चुअली कल कोलकाता में, उसका वो वक्तव्य आया था सर कि जो बूढ़ी हो जाए उसको काट लो। अरे यार, जब तुम माँ बताते हो, माता बताते हो, तो बूढ़ी पर तो और भी ज्यादा वो होती है, मतलब और भी दया होनी चाहिए। ध्यान ध्यान रखना। आप, हाँ, कुछ इस तरह की बात है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मीट बोर्ड है सर, इसके बारे में थोड़ी सी बात बता दूं कि हिंदुस्तान के अंदर, मैं 2007 का डाटा दूंगा, 2007 से 10 के बीच का, मनमोहन सिंह जी ने एक मीट बोर्ड बनाया था, उसमें सरदार जी को उसका चेयरमैन भी बनाया था। और विदेशी करेंसी प्राइवेट सेक्टर में लाने वाला सबसे बड़ा कारोबार दरअसल मीट का एक्सपोर्ट था। तो उन्होंने जब देखा कि विदेशी करेंसी हमारे यहाँ आ रही है प्राइवेट सेक्टर में, तो उन्होंने इसका बोर्ड बना दिया था, और बाकायदा बहुत आमदनी होने लगी थी। बल्कि ब्राजील को एक बार हम लोगों ने, मतलब भारत ने पीछे भी कर दिया था। ब्राजील नंबर 1 जो है एक्सपोर्टर है, और सारा जो माल है वो सारा का सारा जाता गुजरात के पोर्ट से। और इससे चंदा लेने वाले महाराष्ट्र के नेता बाकायदा बिल्कुल हैं, जो अलाना करके एक बड़ी कंपनी है, मीट एक्सपोर्टर है वो, वहां से आप चंदा लेते हैं। चंदे में आपको बुराई नहीं, आप कलकत्ता में जाकर के खाएंगे, कोई बुराई नहीं। रिजिजू साहब कहें, एक गोवा के चीफ मिनिस्टर थे, रक्षा मंत्री भी रहे, खुलेआम साहब कहा, आप तो चले गए दुनिया से, तो आपके मंत्री खाएं, आपके मणिपुर में खाएं, सब जगह खाएं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मुसलमान कोई बात कहता है, हम तो, बल्कि मुस्लिमों के एक बहुत बड़े संगठन ने तो उसका कहा अभी कि भाई आप इसको राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय माता ही घोषित कर दो, उस पर भी लड़ने लगे। जब हम, अकॉर्डिंग टू इस्लाम, उनके जो मोहम्मद साहब है, उन्होंने एक बात कही है सर, मैं, आप हमारे दर्शक भी जान लेंगे कि मुस्लिमों को भी मैं खास करके ये वो करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि गाय का जो गोश्त है ना वो बीमारी है, और गाय का दूध शिफा है, ये इस्लाम के अंदर प्रचलित है। कुछ लोग गांव में कब्जों में करते हैं, कुछ गरीब लोग, तबका लोग। और दूसरी बात, पशुधन करके विनोद दुआ ने किसी जमाने में एक प्रोग्राम बनाया था सर, वो मैंने देखा है। उसके अंदर क्या होता है कि जो गांव के बहुत दबे कुचले लोग हैं, अभी गरीब, अभी गुर्बत देखी कहाँ है इन्होंने,
इनको मालूम क्या देश कहां कहां क्या क्या गुजर रहा है, जहां चमड़ा चूस करके अपनी भूख मिटाई जाती है, जानवरों का चमड़ा जो मर जाते हैं। तो वहां पशुधन एक ऐसा होता है कि जो गरीब गुरबा लोग होते हैं, किसान, उसमें वो छोटा सा बछड़ा होता है, बैल होता है, उसको बड़ा बड़ा पाल पोस के बड़ा कर लेते हैं। वो बिक जाता है 15-17 हजार का, 20,000 का बिक जाता था। उसमें कभी छत छत गिर गई, वो लगवा दी, बच्चे की फीस जमा करा दी, बेटी की जो है सगाई में पैसे खर्च कर दिए। उसको पशुधन कहते थे। विनोद दुआ का प्रोग्राम है वो, बहुत शानदार। तो कहने का मतलब ये है कि आपने उसी बंगाल के अंदर वो लोग सड़क पर आ गए, चूंकि बहुत बड़ा विक्रेता उसी वर्ग से है, हिंदू वर्ग से। तो आपको दरअसल तमीज तो है नहीं कि हमारा विदेशी करेंसी आ कहां से रही है, कौन सा कारोबार ऐसा, वरना आप गुजरात के पोर्ट बंद कर दो ना, जब माता दिखती है। लेकिन यहां प्रशासन, और दूसरी बात यह है कि आप देखिए उत्तर प्रदेश के हाल क्या कर दिए हैं। मैं जिस पट्टी पर रहता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पट्टी, वहां बहुत सारे सिलेटर हाउस थे। हालांकि टॉपिक हमारा नहीं है ये, लेकिन मैं बता रहा हूं फिर भी कि बहुत जबरदस्त तरीके की इनकम हुआ करती थी। उसको ये मालूम ही नहीं है। मैंने कहा ना कि ये तो भस्मासुर हो चुके हैं ये तो। और दूसरी बात, आखिरी बात अच्छा, जो मुझे इंपॉर्टेंट अच्छा। थी सर, एक लाइन और कहूंगा प्लीज। हुँ, ये बड़ा हुँ। इंपॉर्टेंट बात थी और मेरे जहन पे अपने आप ही आ रही कई दिनों से। ये फूल फेंक कर ये सोच रहे थे कि कांवड़ के लोग हमें ये समझेंगे कि हम जो है भाई वोट मिलेगी, हम, ये हमारी सरकार है। आप यकीन मानिएगा, इस बार मैं अपने बेटे को ट्यूशन छोड़ने जा रहा था, तो वहां रास्ते में लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना, जब रास्ता तंग कर दिया गया है, एक तरफ से आवागमन हो रहा है, तो इन लोगों ने वो बदतमीजी कर रखी, कुछ वर्ग ने, वो लोग, वो सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। जैन जी वैसे भी अपने घर पे जाके बता रहा अपने माता पिता को। ये कांवड़ की यात्रा इस समय एक बैड इंपैक्ट छोड़ रही है इंप्रेशन के रूप में। जो लोग पहले इस बात को सोचा करते थे धार्मिक काम है, वो इन परेशानियों से वो खुद भी दो चार हैं। तो इस बार हो सकता है ये यात्रा इनको और ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया जाए। जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और एक बड़ी मज़ेदार बात तो ये है कि अकेले मोहन भागवत नहीं डरे। ये गोदी मीडिया के एंकरनियाँ जो दिन भर हिंदू मुसलमान करते थे, मुसलमान पाकिस्तान करते थे, ये तो स्टूडियो में बैठ के पंचायत करते थे और इनके रिपोर्टर तो फील्ड में गए, किसी के कपड़े फटे, किसी की पिटाई हुई। तो ये मालिक समझ गए कि अगर इन नफरती चिंटुओं को बिठाया गया तो हमारा धंधे पे असर पड़ जाएगा। और गुजरात के उद्योगपति तो बहुत तेज हैं, वो बहुत तेजी से समझते हैं। जिन एंकरों ने जहर बांटने का काम चरम पे किया, नफरत बांटने का काम चरम पे किया, दिन भर मुसलमान 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 किया, ऐसे अमीश देवगन को उल्टा किया और मुकेश अंबानी ने पीछे से लात मार के निकाल दिया नेटवर्क 18 से। तो इन पत्रकारों को समझ आनी चाहिए। एक दूरदर्शन का अशोक श्रीवास्तव है जिसकी पिटाई कर दी थी लोगों ने घुस के हाउस में, उनके पिताजी के कारनामे तक सामने आ गए हैं। ऐसे नफरती चिंटुओं को अब अमीश देवगन का चेहरा सामने रख के ये देख लेना चाहिए कि मालिक को समझ में आ गया कि जैन जी अब गुस्से में हैं। तो अगर स्टूडियो में ये चोपड़ा, देवगन, रूपका, लियाकत, अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी, हिम्मत नहीं पड़ी किसी की ये जंतर मंतर के किलोमीटर के आसपास गाड़ी घुमा रहे हैं, कितने का ना लेके घूमते हो। अमीश देवगन की अंबानी ने जिस तरह से विदाई करी, पिटाई मतलब बाहर निकाल दिया, उससे क्या गोदी मीडिया के लिए सबक है कि आने वाले दिनों में अगर नफरत फैलाई तो ऐसी लात मार के निकाल दिया जाओगे चैनल से। बिल्कुल सही बात है सर। उन लोगों को मालूम है कि एक्चुअली चैनल की जो थोड़ी बहुत लोकप्रियता थी, या लोग देख लिया करते थे शाम के समय, टीवी चलाने की एक आदत होती है, ऐसी अखबार पढ़ने की भी आदत होती है बहुत से लोगों की। मैं माफी चाहूंगा, वो शब्दों को तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिले हैं जो शौचालय नहीं जा सकते थे अगर अखबार नहीं आया। तो उनकी एक आदत बन गई थी, तो टीवी की भी एक आदत बन गई थी, ऐसा खुश होकर नहीं देखते थे। लेकिन जब इस टीवी ने वाकई इस लोगों को वाकई एक ज़ॉम्बी बनाने का काम किया है, तो सर ये इन लोगों को नफरत करते हैं। वरना रवीश कुमार कोई खाला का लड़का थोड़ी था। जब ओखला पहुंचा है तो वहां जाकर के कमाल कर दिया सर। वो सीन तो देखिए सर, आपके साथ भी हुए हैं, कभी कभी सर हमारे साथ भी हो जाते हैं। आप यकीन मानिएगा, 4 PM की आईडी लेके मैं एक जगह चला गया, अखिलेश यादव जी के विधायक हैं, वो बेचारे उस पे बैठे थे अनशन पर। तो मैं दूर से, तो वो देख रहे, तो मुझे लोगों ने अपने आप आगे कर दिया मेरी आईडी देख करके, क्योंकि वो भूखे लेटे हुए थे और विधायक जी भी है मौजूद। तो वो देख रहे हैं, उन्होंने इशारा करा कि यार वो 4 PM की आईडी लेके खड़ा है, सांवला सा आदमी से बुला लो अंदर। तो वो जितने बड़े बड़े बैठे थे वो बागड़ बिल्ले, उन्हें हटा के। तो सर ये इज्जतें जो मिलती है ना, कुछ करके दिखाओगे जमीन पे तब मिलेगी। वरना ईमानदारी की बात ये जो आप बात कर रहे हैं, ये अमन चोपड़ा को मैंने एक बार मैसेज किया एक पोस्ट पे। मैंने ये कहा, मैं कहा मेरी बात मत सुन, मेरा नाम तो राशिद जहीर है,
तुझे हो सकता है लगे कि मैं तुझे कुछ कहूंगा। तेरे नीचे जो ये 1100 पोस्ट आ चुकी हैं कमेंट्स, इस पे अगर 99.99% तेरे खिलाफ लोग तुझे, मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं शब्द PIG, इस कोई मुंह पे थूकने की बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अगर ये तेरे लोग ही हैं, तेरे फॉलोवर्स हैं, ये तुझे इतनी गालियां बक रहे हैं, इनकी तो सुन ले। सर एक शेर याद आ गया, अगर आप कहो तो मैं सुना दूं आखिर में। सुन ले के ऊपर याद आ गया सर। तो वो ये शेर था सर कि अपने दिल में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने दिल में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा न बन सका न बन, अपना तो बन, तो अरे अपने क्या बन बात है जाओ भाई, कम से क्या कम। बात सर ये फिर अपने दोबारा ये सुन लो बनेगी शेर, और मुझे ये सुनाने अपने में मजा आ रहा है। वो कह रहा है शायर कि अपने दिल में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, जिंदगी का सुराग जान ले, अपने दिल में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा ना बन सका न बन, अपना तो बन, तो अमन चोपड़ा अपना तो बन, क्या बात है, कम से कम ये तो बच्चे तो खुश हो क्या जाए। बात, जी क्या सर। बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आया था आपसे बात करके। ये थे राशिद जहीर जी, और आप मानेंगे कि इस देश के हालात ऐसे ही हैं कि अब ये देश एक नई राह पर चल पड़ा है, और नौजवानों ने वो राह दिखा दी, नौजवानों ने दिखा दी है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जगह जगह स्कूल कॉलेजों में आ रहा है, छोटे छोटे बच्चे प्रदर्शन करने लगे हैं। अब प्रदर्शन तो इस बात पे भी होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता की बदनाम कंपनियों को एक्सप्रेसवे के ठेके कैसे मिल जाते हैं, और एक महीने में एक्सप्रेसवे टूट कैसे जाते हैं। कानपुर का टूटे हुए एक्सप्रेसवे पे पंखे से सुखाया जा रहा है। दुनिया भर में इससे ज़्यादा बदनामी हो नहीं सकती। मैं सही कह रहा हूँ या गलत, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।